हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करेंगे हम। बढ़िया है ना, बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कृषि बिल 2020। आपने अभी देखा है ना, 3 कृषि से रिलेटेड 3 बिल आए हैं केंद्र के द्वारा, उनको फाइनली तौर पर ला दिया गया है। पहले ये अध्यादेश के रूप में थे। अध्यादेश जून में लाया गया था। और आपको अगर मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद की बैठक नहीं हो रही होती और किसी कानून की आवश्यकता होती है। संसद कानून निर्माण का कार्य करती है। संसद में विधेयक लाया जाता है, फिर पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति जी के साइन के बाद कोई भी विधेयक बिल का रूप धारण करता है। परंतु अगर संसद की बैठक नहीं चल रही, सदन की बैठकें नहीं चल रही और कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस पर कानून बनाना आवश्यक है, तब अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जाता है और वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। 6 महीने तक अगर संसद के दोनों सदनों का जब भी पहली बैठक होगी अध्यादेश के बाद, पहली बार बैठक करेंगे, उसी में इस अध्यादेश पर जो भी अध्यादेश लाया गया है विचार विमर्श होता है। अगर फिर जो कानून बनने का वहाँ पर तरीका है दोनों सदनों के द्वारा वो पास कर दिया जाता है, तो फिर ये आगे तक कानून के रूप में अध्यादेश चलता रहता है, नहीं तो इसकी अवधि वहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछें कि अध्यादेश कब तक वैलिड रहता है, तो 6 महीने तक, क्योंकि इसी बीच में 6 महीने होने से पहले ही दोनों सदनों की बैठक हो जाती है और बैठक में फिर जो प्रक्रिया है कानून बनाने की, उस प्रक्रिया से इस अध्यादेश को गुजरना पड़ता है। अगर ये वो प्रक्रिया पास कर लेता है, सहमति हो जाती है दोनों सदनों की, तो फिर ये अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है और आगे तक चलता रहता है। परंतु अगर नहीं सहमति बनती है तो ये अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाता है। चलिए, बेसिकली 3 तरीके के बिल लाए गए हैं। आप देख रहे हैं ना वर्तमान समय में कि किसानों के द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे हैं। तो किसानों का अपना क्या मत है, उनका क्या डर है अपना, क्यों वो अपन आंदोलन कर रही है। क्योंकि कोई आंदोलन तभी करता है ना जब उसको किसी बात का लेकर डर हो, कोई डर हो। तो किसानों के डर क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, सरकार इसमें क्या कह रही है। और फाइनल अब आप ना ये सब क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आप यूपीएससी के नज़रिए से ही जब आप पढ़ाई करते हैं तो यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ा कीजिए कि उसके बाद आपको प्रशासन की सेवा में जाना है, तो उस तरीके से ही पढ़ा कीजिए। और निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि ना सरकार की आपने बुराई की हो और ना किसानों की ही। आपको मध्यम मार्गी बनकर एक अच्छा निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन देना है। बेसिकली आप प्रशासन में जा रहे हैं इसलिए नहीं कि सरकार में ये कमियां हैं या भारत में ये कमियां हैं, दुनिया में ये कमियां हैं। नहीं, कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं उनके सोल्यूशन के लिए। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो अपना माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए। ये नहीं कि ये कमी है वो कमी तो सभी बताते हैं, आप में ऐसा क्या है, आपका ऐसा माइंड क्या एक्स्ट्रा चलता है। कमी ना बताइए, आप बताइए उसमें को दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे किसानों का डर दूर किया जा सकता है, किस तरीके से शांति से ये जो कृषि के में बातें की गई हैं, कृषि के अध्यादेश को कानून का रूप दिया गया है, इनमें जो बदलाव किए गए हैं, इससे किस तरीके से ये कैसे लागू किया जाए, इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से पारदर्शिता से हो जिससे किसानों के डर समाप्त हो जाएं। तो ऐसे कुछ विचार अपने माइंड में बनाइए। ये मत बनाइएगा हाँ जी सरकार ऐसा ले आई ये। आपको बेसिकली काम सरकार के साथ करना है और किसान हैं उनके लिए काम करना है, यानी कि जनता के लिए काम करना है और सरकार में रहकर काम करना है। तो प्लीज़ अपने को मध्यम मार्गी बनाइए, एक अच्छा कंक्लूज़न निकालना सीखिए बजाय उंगलियां उठाने के। चलिए देखते हैं, 3 तरीके की बिल लाई थी गवर्नमेंट। पहला था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। क्या नाम है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। कृषि के जो ये 3 तरीके के बिल लाए गए हैं उनके नामों को। तो पहला क्या है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020।
और इसका ये धारा 2M में ये जो व्यापार है, व्यापार के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पूरा बता रखा है। और वो धारा, व्यापार से रिलेटेड धारा कौन सी, ये धारा भी बहुत चर्चा में है 2M। तो ये धारा भी दे के आपसे पूछ सकते हैं ये किस से रिलेटेड है, किस एक्ट से रिलेटेड है, कब चर्चा में आई, तो पता होना चाहिए व्यापार के बारे में कि कहाँ कहाँ से व्यापार कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। चलिए अब देखते हैं कि इस विधेयक को लेके सरकार क्यों लाई है, सरकार का अपना क्या नज़रिया है और किसानों का डर क्या है, और फाइनल और भ्रांतियाँ क्या फैली हुई हैं, कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो रियलिटी में हैं भी या नहीं हैं, या सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। चलिए देखते हैं। पहले किसान ने एक का जो हमारी सरकार है उसका क्या मत है। उसका मत है सबसे पहला, इस बिल को लेकर हम एक एक बिल पर अलग अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ही बिल आपसे पूछ लिया जाए, उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में लिखने के लिए आ जाए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए आ जाए। तो हम अब बात करने वाले हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। ये बेसिकली सरकार का क्या उद्देश्य है इसको लाने का, कि एक देश एक कृषि बाजार। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए इस पूरे बिल को लाने का सरकार का मतलब क्या उद्देश्य है, तो एक देश और एक कृषि बाजार। आप सोचना शुरू कीजिए। देखिए, आप इसी एक लाइन से ही आप पूरे बिल को समझ जाएंगे, अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली यूपीएससी कोई रटने की परीक्षा नहीं है, समझने की प्रक्रिया है। सब जितनी बेहतर तरीके से आप समझेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप वहाँ परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम रूम में। तो इसमें कहा है एक देश एक कृषि बाज़ार, एक कृषि बाज़ार एक देश, यानी कि पूरा एक देश है और उसका एक ही कृषि बाज़ार है, यानी कि कोई भी किसान कहीं भी किसी से भी और किसी भी राज्य में व्यापार कर सकता है। तो मेन उद्देश्य ये है। पहले क्या होता था कि एक किसान अपने राज्य में ही व्यापार करते थे। आपने आप देखा भी, ये बात उठी भी, पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया था उड़ीसा में टमाटर और आलू बेचने को किसानों के लिए, कि आप उड़ीसा में नहीं बेच सकते। पश्चिम बंगाल ने ये मना कर दिया था। बेसिकली जो ये एपीएमसी मंडियां होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, इन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य सरकार ही इन पर एक्ट कानून बनाती है। याद रखिएगा आप, ये जो एपीएमसी मंडियां होती है इन पर कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार। और बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये निर्णय कृषि पर बिल लाए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इसका भी एक प्रावधान है कि कैसे ला सकती है, क्योंकि कृषि जो विषय है वो राज्य सरकार का है। आपसे पूछ भी सकते हैं तो कृषि विषय किसका है, राज्य सरकार का, परंतु इस पर कानून कौन लाया है, केंद्र सरकार। तो अब लागू भी हो गया है, तो इसका क्या है, किस तरीके से ला सकती है, यह पूरा पॉलिटी का विषय है। तो पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, अभी हमारी संसदीय प्रणाली की सीरीज चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। पॉलिटी की जल्दी ही शुरू करेंगे। तो आप ये कमेटी, तो ये जो एग्रीकल्चर मार्केट है इस पर राज्य का नियंत्रण होता है, और राज्य का नियंत्रण होने के कारण इस पर राज्य की ही चलेगी। राज्य ने अगर मना कर दिया कि आप अपना सामान यहाँ नहीं बेच सकते, तो बिल्कुल भी नहीं बेचा जाएगा। ऐसा ही एक वाकया हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के साथ क्या हुआ, पश्चिम बंगाल ने उड़ीसा को सामान अनाज यानी कि टमाटर और आलू नहीं बेचने दिए। अब इस वजह से वहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हुआ, कुछ फसल सड़ भी गई, और अगर वो बेचने देती तो कितना फ़ायदा होता। वहाँ पे एक तो अच्छा मूल्य मिलता और किसानों को जो फसल सड़ गई है वो सड़ती नहीं हो गया ना यहाँ पे। तो इसीलिए एक देश एक कृषि बाजार का, ये मैं सरकार का पक्ष रख रही हूँ, और ये वाक्य भी हुआ है पश्चिम बंगाल में। सरकार ने कहा ही नहीं कि आप उड़ीसा को बेच दो, उन्होंने क्लियर तौर पर मना कर दिया कि आप नहीं बेच सकते उड़ीसा में। खुला बाजार होगा, बेसिकली खुला बाजार होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धी बाजार होगा, खुला बाजार होगा। आप कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं अपने फसल, खुला ट्रेड है, खुला व्यापार है। मंडियों में अनाज बेचना आवश्यक नहीं, किसान कहीं भी बेच सकते हैं। पहले वैसे अगर आप इसकी फैक्चुअलिटी देखेंगे
तो मंडियों में सिर्फ 6% किसानों का ही फसल बेची जाती है। आज भी वर्तमान समय में भी सिर्फ 6% लोग ही हैं ऐसे जो मंडियों में, और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 90 और MSP भी आएगा यहाँ पर, तो सिर्फ अभी भी बहुत कम लोग को, बहुत कम किसान हैं जो अपनी फसल मंडी में बेचते हैं, ज़्यादातर बिचौलियों के द्वारा बेचते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट APMC, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। APMC पूछ सकते हैं आपसे APMC की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये शब्दों पर भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जो शब्द चर्चा में होते हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं। अगर आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर देंगे। कब होता है कि हमें नहीं पता पेपर भारी था, पेपर पता ही नहीं कहाँ से आया था, क्योंकि जब चीज़ें चल रही थी तब आपने उन पर ध्यान दिया नहीं, फिर तो पेपर लगेगा ही ना भारी। चलिए, उपज बिना किसी बाधा के बेचने के अवसर व्यवस्थाएं, किसान जो उनकी किसान की उपज होगी वो बिना किसी बाधा के किसान बेच सकता है कहीं भी। अब उसे कोई बाधा नहीं होगी कि राज्य सरकार मना कर देगी और अपने वो रेट भी डिसाइड खुद करें राज्य सरकार, नहीं। अब वो किसी भी मूल्य पर और कहीं भी बिना हिचक के अपनी फसल बेच सकता है, और किसान सीधे जुड़ सकता है उस ट्रेडर से जिसको उसको बेचना है। बिचौलिए जो होते हैं, आड़तिया जिसे कहते हैं, आड़तिया, ये वर्ड भी याद रखिएगा, बिचौलिए, तो उनकी समाप्ति भी होगी। ठीक है। अब बिचौलिए क्या करते थे, बिचौलिए किसान मंडी में जाएगा, यहाँ पे जाना आना। अब ऐसा तो है नहीं कि सब किसान के पास इतना टाइम हो कि वो अपने सामान को लेके जाए, लादे और फिर लेके जाए रोज बाजार तक, और पता नहीं कितने दिन में बिके। और ऐसा है नहीं हो सकता कि उसको अपने सामान बेचने के लिए पर्टिकुलर जगह भी मिल जाए, और 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए कौन उसे जगह उधार देगा। सब यही चाहते हैं ना, आप भी चाहते हो कि स्टेबिलिटी वाला ही, जो हमारे पास, हम अगर किसी को अपनी दुकान दे रहे हैं किराए पर या घर दे रहे हैं तो थोड़ा स्टेबिलिटी वाला हो, जिसका पता हो कि भाई साल 2 साल तो ये रहेगा ही, हमारे पास इनकम भी कंटिन्यूटी में आते रहे। अब किसान का क्या है कि अब 10 दिन 20 दिन के लिए उसे ज़रूरत है, फिर वो चला जाएगा, अपना दूसरी फसल की तैयारी करनी है। अब किसान को उसमें क्या होगा, पहले तो लाद के रोज़ बाज़ार जाना, या नहीं रोज आना जाना करेगा तो जहाँ पर वो रुकोगा उसका खर्चा, रहने के लिए जगह तो चाहिए, और फिर प्लस उसका किराया, जहाँ पर उसने अपना किराए के लिए अपनी जगह खरीदी है बेचने के लिए, और पता नहीं कितने दिन में बिकेगी। प्राइस अच्छा मिलेगा ये ठीक है, पर कितने दिन में बिकेगी, उसको दूसरी फसल की तैयारी भी करनी होती है। तो किसान क्या करता है, बिचौलियों आड़तियों को पकड़ता है, उससे कहता है हाँ इतना रेट चल रहा है, और वो लोग बेसिकली कम रेट में ही किसानों से माल खरीदते हैं और ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो किसान का भी एक अपना मत है कि बेसिकली वो कैसे जाएगा। तो उसे, किसान को ऐसा लगता है कि मेरा टाइम भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, और इतने दिन की मेहनत और फसल एक साथ बिक रही है और बर्बाद भी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोरेज की भी तो बहुत कमी है, स्टोरेज की कमी है हमारे देश में। तो और ये इस कारण वो बिचौलियों से, तो और किसान, यहाँ पर सरकार ने कहा है कि बिचौलियों की जो आड़तियाँ हैं उन पर भी लगाम लगेगी। उत्पाद के लिए कोई उपकर या सेस नहीं देना होगा। पहले क्या होता था कि उत्पाद, सेस होता है कर के ऊपर कर, यानी कि पहले से एक कर दे रहे हैं, अब उसके ऊपर भी एक कर, सेस देना उसको बोलते हैं। तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं तो आपको सेस देना पड़ता था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर आपने देखा पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा इस मामले पर बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में एक बात और फैक्चुअलिटी है कि बिहार में ये जो सिस्टम है पहले ही लागू कर दिया गया था, परंतु वहाँ इतना सफल नहीं हुआ। वहाँ के किसान पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और अपनी फसल भी वो दूसरे राज्य में बेचते हैं। और यहाँ कहना ये है किसानों का, जब वहाँ सफल नहीं हुआ तो कैसे होगा पूरे देश में ये सफल। बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा को अपनी फसल बेचते हैं, और पंजाब हरियाणा
कि किसानों का और वहाँ की गवर्नमेंट का क्या करे, जब सेस नहीं लगेगा, उपकर नहीं लगेगा, तो वहाँ पर बहुत सारा इतने बड़े संख्या में उपकर आता था, जिससे पंजाब हरियाणा में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं पर काम करती थी उस सेस के द्वारा। तो सरकार की ये जो इनकम थी वो भी ख़त्म हो जाएगी इसके द्वारा। किसके द्वारा? कि जब सेस ही नहीं लिया जाएगा तो उसे कर मिलेगा कहाँ से? अब तो किसान कहीं भी जाके बेच सकता है बिना किसी उपकर यानी कि सेस के। सेस आपको बता दिया है कि कर के ऊपर कर, एक कर दे रहे हैं उसके ऊपर एक और कर। मंडी के बाहर भी अन्य किसी दूसरे के जरिए फसल की बिक्री की जा सकती है। ई ट्रेडिंग मंच, बिना बाधा के व्यापार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बिठाए आपने मध्य प्रदेश के ट्रेडर के साथ डील कर ली कि हाँ जी हमारा इतनी फसल है, आप इसे खरीद लीजिए, ना आपको कहीं जाना पड़ा ना उसे आना पड़ा, फिर वो अपने आप मंगा लेंगे। तो ई ट्रेडिंग के माध्यम से एक तो पारदर्शिता आएगी, कुशल संचालन होगा और ना आने जाने का चक्कर होगा और समय की भी बचत होगी, और जो आने जाने में धन का व्यय होता वो भी नहीं होगा ना समय। किसान अपनी सीधे अपनी ई ट्रेडिंग के माध्यम से फसल बेचकर अपनी दूसरी फसल की शुरुआत कर सकता है, दूसरी फसल बोने पे लग सकता है। उत्पाद की पूरी कीमत मिलेगी और ये किसान इस मामले में पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो किस कीमत पर अपनी जो फसल है वो बेचेगा। तो इस प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो फसल की कीमत अच्छी मिलेगी। ये सारे सरकार के पक्ष हैं जिनको सोच कर, और मैंने ये भी बता दिया कि किसानों को या राज्यों को क्या डर है। बेसिकली अभी मैंने आपको ये बात बताई ना कि आढ़तिये बिचौलिए थे या सेस लगता था, तो बिचौलिए से किसानों को क्या फ़ायदा होता था? सभी किसान मंडी में नहीं बेचते थे। और जो राज्य हैं जो उपकर सेस के द्वारा उन्हें कितना फ़ायदा होता था, उससे वो अपनी बहुत काफ़ी राज्य के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाते थे जिनका खर्च यही उपकर सेस के द्वारा किया जाता था, जिनको वहन किया जाता था। ये खर्च इसके द्वारा पूरा किया जाता था, सेस के द्वारा। अब नहीं हो सकेगा। अब किसान के मन में क्या बात है कि एमएसपी, हाँ एक बात ये भी उठ रही है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। अगर आपको मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं कि किसी भी वस्तु का या किसी भी फसल का रेट फिक्स कर देना कि आप इससे कम ले ही नहीं सकते। 20 रुपये फिक्स करे हैं, 500 रुपये फिक्स करे हैं, तो इससे नीचे आप नहीं लेंगे, आपको इतने पैसा देना ही पड़ेगा। और ये एमएसपी तय कौन करता है? गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये आपको एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की फुल फॉर्म है खाद्य अनाज मूल्य समिति। बनी थी पहली बार सबसे पहले 1964 में। 1964 में खाद्य अनाज मूल्य समिति बनी। 1966 और 67 में पहली बार। कब? क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी, क्योंकि रिलेट तो ये सब इसी टॉपिक से है ना। करंट ज़रूरी नहीं है कि जो मुद्दा चल रहा हो उससे पूछा जाए, उससे रिलेटेड कोई पीछे की बैक की बातें हों तो भी उससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों? तो मैं कहेंगे तो आप वीडियो भी बना दूंगी करंट कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करंट पढ़ेंगे तो सच मानिए कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता, ये भी अपने आप की सच्चाई है। परंतु अगर आप ध्यान रख के चलते हैं, और करंट पढ़ने का भी यूपीएससी के लिए एक तरीका है, अगर आप उसको समझ गए तो करंट कहीं से आप अच्छे को मार्क्स ला सकते हैं। तो 1966, इसलिए मैंने एमएसपी कब से शुरू हुई वो पूरा लिख दिया है, इसके फैक्चुअल क्वेश्चन भी, क्योंकि एमएसपी भी इस एक्ट को लेकर बहुत चर्चा में है। सबसे पहले 1964 में एक समिति बनी, खाद्य अनाज मूल्य समिति 1964। 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान यानी कि चावल पर एमएसपी तय किया गया। सबसे पहले कब तय किया गया था? 1966 और 67 में। किन दो फसलों पर? गेहूं और धान पर। याद रखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन। फसलों की कीमत तय करने कृषि के लिए किस आयोग का गठन किया गया? कृषि मूल्य आयोग का। अब भी जो फसलों की कीमत है वो ये आयोग ही तय करता है, परंतु इसका नाम बदल दिया गया है।
ये एमएसपी तय कौन करते हैं? सरकार। हाँ, सरकार करती है, परंतु सरकार के बिहाफ पे कौन करता है तय? कृषि मूल्य आयोग। वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है, 1985 में 1985 में चेंज कर दिया गया है, था नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये ही एमएसपी का निर्धारण करती है सरकार की बिहाफ पर। और ये भी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, 94% किसान एमएसपी से अभी भी दूर हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अब आप यहाँ पर एक बात ये भी उठ सकती है कि किसान को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ सरकार कितनी भी अच्छी चीज़ें ला दे, जब तक वो किसान को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उसका और जो सरकार ने नीति बनाई है उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसको अच्छे से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी अच्छी से अच्छी नीति लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिनके लिए वो नीति लाई गई है, सबसे पहले तो उनको इसके बारे में, नीति के प्रावधानों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ जो हमारा प्रशासन है, हम आप सब प्रशासन में जाने वाले हैं, या मैं भी जाती हूँ, आप जाते हैं, कोई भी जाता है, हम सब कोई भी जाते हैं, तो हमारा काम ही है, सरकार नीति लागू करती है, परंतु क्रियान्वयन का काम कौन करता है? प्रशासन। तो कहीं ना कहीं हमें भी उनके दिल में ऐसी जगह बनानी होगी। देखिए, ये बात ठीक है कि आपको अपने कार्य में इतनी पारदर्शिता, इतनी चीज़ें लानी चाहिए कि जो डर है ना, वो जनता के दिमाग से निकल जाए। उन्हें ऐसा लगे कि अगर हम ये हमारे पास आए हैं प्रशासनिक सेवक, तो ये हमारी भलाई ही करके जाएंगे। तो इस पे भी हमें थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। उन्हें हमारा डर नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं, ये तो जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी वर्ग हैं, उन्हीं की सुनेगा। किसान को एक ये डर भी है, यहाँ पर इस एक्ट को लेकर किसान को एक ये डर भी है, वो बताऊंगी, वो दूसरे एक्ट के माध्यम से 3 तरीके के आए हैं ना, तो और इसमें देखिए, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य को देख लिया, और 94% किसान अब भी ऐसे हैं वर्तमान समय में जो एमएसपी से दूर हैं, जो एमएसपी से अलग ही अपनी फसलों को बेचते हैं। 2016 की नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है एमएसपी पर नीति आयोग की रिपोर्ट, 81% जानकारी बुवाई से पहले, यानी कि 81% लोगों को बुवाई से पहले एमएसपी की जानकारी होती ही नहीं है। 10% लोगों को ही सही कीमत का पता होता है। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनको फसल की सही कीमत का पता होता है। ये रिपोर्ट किसकी है? नीति आयोग की। कब आई थी? 2016 में। तो ये देखिए, ये हमने इस पर पूरा डिस्कशन कर लिया है कि किसान के बेसिकली इसमें अगर आप कंक्लूज़न देखना चाहें तो आप यही कह सकते हैं कि किसान को ये डर है कि पता नहीं कितना रेट होगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमारा शोषण तो नहीं होगा रेट में, हमारी जो फसल है वो ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी हमने लागत लगाई है उसमें उससे भी कम में बिके। तो वो चाहती है कि जिस तरीके से आप देखते हैं, जब आप किसी अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर MRP होती है, MRP लिखी होती है, और MRP रेट जो लिखा होता है वही आपको पे करना पड़ता है। तो आप ऐसा ही किसान चाहती है, आप MRP पे करते हैं ना, अगर 100 रुपये लिखा है तो आप 100 रुपये ही उसे पे करेंगे। तो किसान इसमें चाहते हैं कि रेट फिक्स हो, रेट बिल्कुल फिक्स हो जाए कि हाँ 100 रुपये है, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। फिर भी किसान बेशक कहीं भी बेचे, पर इससे नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा। तो किसान प्राइस की श्योरिटी चाहती है, ऐसा ना हो कि जितनी लागत किसान ने लगाई है उससे भी कम में खरीदी जाए उसकी फसल या बिके अर्थात। तो वो चाहती है कि जिस तरीके से आप MRP वाले पैसे दे के आते हैं कि 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये, ऐसे ही इसके लिए एक प्राइस निर्धारण हो कि इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। अगर कोई खरीदेगा या किसान का शोषण करेगा तो उसके लिए सजा के भी प्रावधान हों। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। दूसरा बिल कौन सा है? कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण। यहाँ पे एक वर्ड आया है, सशक्तिकरण और संरक्षण।
क्या वर्ड है, इसी से आप समझिए। आप बेसिकली ना क्वेश्चन को पढ़ते समय जो उसमें शब्द आए उनको समझने की भी कोशिश किया कीजिए, हमसे पूछ क्या रहा है या इसमें आया क्या है या क्या हो सकता है। सशक्तिकरण यानी कि मजबूत बनाना, और संरक्षण से तात्पर्य है कि जब मजबूत बनने की राह पे वो चल रहा हो तो ऐसा ना हो कि उसके आसपास के लोग उसे गिरा दें धक्का मार के, तो इसलिए उसके संरक्षण की भी सुविधा करना। तो यहाँ पर ये विधेयक इसीलिए लाया गया है कि कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, याद रखिएगा ये टर्म, सशक्तिकरण एवं संरक्षण फुल नेम है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण। कीमत आश्वासन, कीमत का भी आश्वासन होगा कि इससे नीचे नहीं खरीद सकते, सही कीमत मिलेगी, कीमत आश्वासन। और कृषि सेवा पर करार, कृषि सेवा पर करार यानी कि अनुबंध। संविदा खेती, संविदा भी अनुबंध खेती को, इसको कृषि सेवा करार को एक अनुबंध खेती के नाम से भी जानते हैं और दूसरा संविदा खेती के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, आपको याद रखने ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं दे वो अनुबंध खेती, क्योंकि उन्हें तो बेसिकली ये पता है कि सब चर्चा में शब्द रहे हैं तो सबको ही पता होगा ज़्यादातर। वो कुछ ऐसा शब्द निकाल के लाए जो नहीं हो और अगर जुड़ा इनसे हो। हमने डीप पढ़ाई नहीं, शब्दावलियाँ पढ़ी नहीं, हमने पता ही नहीं संविदा खेती क्या होती है। हमने अनुबंध खेती पढ़ा है पर अनुबंध खेती को संविदा खेती भी कहते हैं, ये नहीं पढ़ा था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि सेवा पर करार और संविदा खेती, ये सब इसी एक खेती को कहते के नाम है अलग अलग। किसान, अब इसमें सरकार का क्या पक्ष है? किसानों की आय में इजाफा, बढ़ोतरी होगी, किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। बेसिकली सरकार ने, जब सरकार आई थी, वर्तमान समय की जो सरकार है, जब फर्स्ट टाइम आई थी उसके बाद से सरकार का एक लक्ष्य रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का। तो ये जो बिल लाए गए हैं उस किसानों की आय को दुगनी करने की तरफ भी एक कदम बढ़ाया गया है कि इसके माध्यम से जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का लक्ष्य था उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनको लाने का एक कारण यह भी है कि खेती से जोखिम में कमी होगी। खेती में जो जोखिम होते हैं, वर्षा, बाढ़ या ओलावृष्टि, जो भी खेती में जोखिम होते हैं किसानों को, उनमें कमी आएगी क्योंकि वो पहले ही अनुबंध कर चुकी होगी। अनुबंध यानी कि बुवाई से पहले ही करार कर चुकी होगी। कोई कंपनी है, आप देखते हैं चिप्स खाते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, बहुत सा केचप खाते हैं, केचप खाते हैं ना जो टमाटर से बनता है। तो बेसिकली ये चीज़ें बनती किससे हैं? बिस्किट है आटे से बनते हैं और आटे के लिए गेहूं चाहिए। इसी तरीके से चिप्स आलू से बनते हैं और आलू कहाँ? किसान के पास मिलता है। आप केचप खाते हैं वो टमाटर से बनते हैं, तो कहाँ? बेसिकली किसान के पास। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपके पास जाएंगी और आपसे करार कर लेंगी। आप जो उनके इंजीनियर वगैरह होते हैं उनको ले जाती हैं साथ में कि बताइए कि हमें इतने चिप्स का प्रोड्यूस करना है, इतने चिप्स बनाने हैं, इतने केचप बना लें, तो हम कितने किसानों को, अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि जोत का आकार जो है हमारे इंडिया में वो छोटे छोटे हैं, तो वो जो उस एरिया के सारे किसान हैं वो इंजीनियर अपने आप बता देते हैं कि हाँ जी आप इतने क्षेत्र को ले लीजिए, इसमें हमारा काम चल जाएगा। तो उसमें किसी एक किसान की तो खेती नहीं होती, बहुत सारे किसान होते हैं, सबका साथ में मिलकर हो जाता है। तो वो क्या करता है, जिसको चाहिए, आलू चाहिए तो आलू वाला के लिए अनुबंध हो जाएगा, टमाटर चाहिए टमाटर की, हाँ इतने एरिया पर मेरा अनुबंध है, वो अनुबंध कर लेते हैं बुवाई से पहले ही। और जब फसल की कटाई होती है तो उस समय वो फसल उन्हें दे दी जाती है। ठीक है, अनुबंध खेती यानी कि करार करना, फसल का करार करना। ये और याद रखिएगा, ये जो करार किया जाता है वो जो जमीन पर फसल हो रही है उसको लेकर है, ना कि जमीन को लेकर। सरकार ने यह एक बात क्लियर करी है कि मालिकाना हक किसान का ही होगा, करार अनुबंध सिर्फ उस पर उगने वाली फसल को लेकर है। तो इसमें क्या पक्ष है कि किसान खेती में जो जोखिम होते हैं उनमें कमी होगी, किसानों की आधुनिक तकनीकी तक पहुंच होगी। जो वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक है,
आप देखते हैं बाहर के देशों में बहुत बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण हो गया है कृषि का, तो वो चीज़ हमारे देश में भी आएंगी और किसानों की उन तक पहुंच होगी और वो अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं इस आधुनिकीकरण से। किसान सीधे तौर पर थोक विक्रेताओं, बड़े बड़े व्यापारियों, निर्यातकों से जुड़ेंगे। किसान अब बिचौलियों के द्वारा नहीं परंतु सीधे तौर पर निर्यातकों, जो व्यापारी हैं, अब जिसको आलू लेना है वो सीधे किसान, आलू के लिए करार करना है तो वो सीधे किसान के पास आ जाएगा कि हाँ जी हमें इतना आप दे दीजिए। तो सीधा बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, पता है कि हाँ किसान है, यहाँ पे आलू की बुवाई होती है, सीधा आएंगे बड़े बड़े व्यापारी, सीधे किसान से ट्रेडिंग करेंगे, सीधे किसान से व्यापार करेंगे। तो बिचौलियों वाला जो राय थी वो समाप्त हो गई और किसान की अपनी मर्जी है कि वो किस मूल्य पर देगा। प्रतिस्पर्धा होगी और मूल्य भी बढ़ेगा। बेहतर दाम, फसलों के लिए तैयार बाजार। एक तो इससे क्या होगा, अनुबंध खेती से बेहतर दाम मिलेंगे और फसलों के लिए तैयार बाजार। अब किसान को ऐसा नहीं है कि फसल कटने के बाद ये टेंशन रहेगी कि मैं कहाँ बेचूंगा, कब बेचूंगा, इसका भंडारण कहाँ करूंगा, और इस स्तर पर भंडारण की सुविधा भी नहीं है किसानों के पास, तो उसे भंडारण की भी बहुत चिंता। आप देखते हैं ना हमारे किसान की हालत है क्या, तो उनके पास इतनी सुविधा भी नहीं है और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पास में भंडारण के गवर्नमेंट के गोदाम भी नहीं हैं अब तक, तो इस टेंशन से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। अब वो उसको तैयार बाजार मिलेगा। हाँ, बुवाई से पहले ही हो चुका है, अब आइए जब फसल की कटाई होगी और आप अपनी फसल ले जाइए। कृषि करार बुवाई से पहले ही दाम तय, इसमें यानी कि बुवाई से पहले ही दाम तय कर लिए जाते हैं कृषि करार में, और इसमें मूल्य का आश्वासन होता है। मूल्य का दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ भी है। सरकार ने एक बात और कही है कि जब दाम बढ़ेंगे तो एमएसपी के साथ, यानी कि न्यूनतम मूल्य जो है उस समय जो तय किया गया उसके साथ अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। बाजार की अनिश्चितता किसान से हटकर प्रायोजक पर हो जाएगी, यानी कि जो बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है, बिकेगा नहीं बिकेगा, कैसे होगा क्या होगा, जो टेंशन किसान को होती है ना, वो अब किसान की नहीं रह गई, वो प्रायोजक की हो जाएगी, यानी कि जो जिससे उसने अनुबंध किया है। किसान का क्या इसमें मत है, किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सरकार ने किसान के लिए क्या, जो किसान अनुबंध करेंगे उसको उसमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी होगी कि वो कैसे अनुबंध करते हैं, किस प्राइस पर, किस रेट पर अनुबंध करते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर सकते हैं किसान, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा, सरकार का किसी का भी कोई दबाव नहीं होगा कि उसको किसान किसी दबाव में आकर मूल्य तय कर रहा है। अपने आप खुले तौर पर मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। 3 दिन में भुगतान करना होगा। बेसिकली यहाँ पे एक बात और, 3 दिन के अंदर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए, अब आप यहाँ पर एक बात उठती है कि हमारे देश में तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि जोत का स्तर बहुत छोटा है। तो छोटे किसानों के लिए देश में 10,000, कितने 10,000, अभी वर्तमान में कितने का प्रावधान है, 10,000 कृषक उत्पादक समूह, क्या कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जाएंगे। और ये क्यों निर्मित किए जाएंगे, छोटे किसानों को जोड़कर, उन जो छोटे छोटे किसानों उनको जोड़ के आपस में उनकी फसल का बाजार में उचित मूल्य दिलाने का कार्य करेंगे। कौन करेंगे, ये उत्पादक समूह। तो ये प्रावधान किया गया छोटे किसानों के लिए। कथन कारण में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, देखें। और पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक है, याद रखिएगा आप, ये पेपर 3 इकोनॉमिक्स। तो आपको इसमें आंसर राइटिंग भी करने के लिए पूछ सकते हैं, इसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, और कितना अच्छा रहेगा, हमारे लाभ कितना है हमारे देश के लिए। तो ये आपको मैं इस तरीके से पूरा समझा रही हूँ कि आप पूरा अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और बेसिकली फिर मैं कहती हूँ कि ना सरकार की बुराई ना किसानों का, क्योंकि दोनों ही हमारे अपने, हम प्रशासक हैं, हमें एक अच्छा मार्ग सुझाना होता है। प्रशासन का कार्य क्या होता है
कि जनता को सरकार तक जोड़े। हम बीच में जनता और सरकार के हम मध्यस्थ का कार्य करते हैं। हमारा काम है कि हम पर जनता विश्वास करे और हम पे विश्वास करेगी, हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो सरकार पर विश्वास बना रहेगा और कार्य अच्छे से होंगे। तो किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब किसान को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी इस अनुबंध के द्वारा। अब व्यापारी किसान के पास आएंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी नहीं, स्थानीय स्तर पर ही विवाद का निपटान हो जाएगा। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, स्थानीय स्तर पर ही इसका निपटान हो जाएगा। डर क्या है किसान को? बेसिकली अब देखते हैं किसान के ये तो फायदे थे कि किसान को कितना फ़ायदा होगा या सरकार ने क्यों, इस पूरे अनुबंध से क्या फ़ायदा और किसान को पर्सनली भी क्या फ़ायदा होगा। तो डर क्या है? किसान को ये डर है कि अपने खेत में ही मजदूर ना बनकर रह जाएं, कि जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी वर्ग आए वो ऑर्डर दें कि अब आप कहते हैं ना घर तो आपका और आपके घर में ही कोई और मालिक बन के आ गया और वो घर आपका है, आपको उसको बताना चाहिए ऐसे होगा वैसे होगा, पर वो ही आपको ऑर्डर दे रहा है, वो ही आपको चला रहा है, ऐसे करिए वैसे करिए, ये करिए वो करिए। तो पता चला कि घर तो मेरा था परंतु मैं ही किराएदार बन के रह गया हूँ। तो यहाँ पर किसान को एक डर है कि अपने खेत में ही मजदूर ना बन जाएं। साथ ही अपने शोषण का भी डर है कि हो सकता है जिसके साथ अनुबंध किया है उसे नहीं लेनी फसल, उसका मन बदल गया है तो ये कह दे, वो खराब बताकर कुछ कमी निकाल कर फसल में रिजेक्ट कर दे, उसको कहते हैं हमें खरीदनी है, ये कमी है, इसका गेहूं का कलर ऐसा है, ये ऐसा है, तो 100 कमी निकाल के रिजेक्ट कर दे उसको। तो शोषण का डर है किसान को अपने। साथ ही आड़तियों की पहुंच में कमी, जो बिचौलिए हैं बिचौलियों को भी अपना डर है क्योंकि उससे उनकी काम चलता था, कार्य चलता था, रोजी रोटी चलती थी, उनको भी डर है। और यहाँ पर क्या बात उठती है, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ये आपको एक कहा है ना विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी नहीं, स्थानीय स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो होंगे एसडीएम स्तर के अधिकारी। एसडीएम यानी कि एसडीएम हो सकता है जो निपटान करेगा या फिर एसडीएम के द्वारा नियुक्त कोई भी कर सकता है। तो वो कहते हैं, उनका ये मानना है, किसान की ये सोच है कि वो कहते हैं कि वो तो उन्हीं की सुनेंगे जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो हमारी क्यों सुनेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे में कुछ, देखिए कमी भी देखना बहुत ज़रूरी होता है अपना। जब हम अपनी कमियों पे काम करेंगे तभी हम अपने आप को और अपने देश की अच्छाइयों को उभार के ला सकते हैं, अपने देश में बहुत अच्छी बातें डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो किसान को बेसिकली ये है कि जो एसडीएम है वो तो उन्हीं की सुनेगा जिनकी पावर है, उनके पास बहुत पैसा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को स्थानीय जो प्रशासन है उसको विश्वास में लाना, स्थानीय प्रशासन को किसानों को अपने विश्वास में लेना होगा कि नहीं, हम साथ देंगे सही का। देखिए सही का साथ दीजिए। बेसिकली आज कहीं ना कहीं विश्वास में कमी हो रही है उत्तर भारत की तरफ, तो ऐसा बहुत है। तो आप यहाँ पे पहली बात तो ये कह सकते हैं निष्कर्ष में कि जो प्रशासन है उनको किसानों के डर को दूर करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए, उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए किसी भी काम को आप मारपीट के या जल्दबाजी में कह के आप नहीं, क्योंकि किसान वो है जो हमारे देश का पेट भरता है। जो अब आप देखते हैं जब लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना वायरस आया, उसमें भी किसान के द्वारा कितना बड़ा योगदान दिया गया। वो उस समय भी कार्य कर रहे थे जब हम और आप अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर बैठे थे। तो ये मतलब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं आप। अगर हम खाएंगे ही नहीं और किसान उपजा रहे हैं जभी तो हम खा रहे हैं, अगर हम खाएंगे ही नहीं तो हम कहाँ से कार्य करेंगे। बाकी सबसे पहला काम तो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ रहता कैसे है, जब हम अपने पेट में अनाज डालते हैं, और वो अनाज कहाँ से आता है, इन्हीं के द्वारा। तो अब समय भी है कि आप इनकी बातें सुनिए, इनके डर को दूर कीजिए, क्योंकि देखिए लाठी चार्ज करना, ये करना, इससे काम नहीं चलेगा, या लड़ाई से सच में किसी भी बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आप बात से जितना अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है ना किसी भी चीज़ का, उतना लड़ाई से नहीं निकलता। तो आप बात कीजिए, जाके उनमें विश्वास पैदा कीजिए, उनके डर को दूर कीजिए।
कोई डर है तो उसको दूर कीजिए और कहिए कि ये डर है, ठीक है। अगर आपका डर ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा, तो हमसे शिकायत कीजिए और शिकायत का त्वरित निपटान भी हो, तुरंत एक्शन लिया जाए। जब वो लंबे चले जाएंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो उनका डर और बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये डर है किसान को कि शोषण ना हो, अपने खेत में ही मजदूर ना बन जाए, और आड़तियों को अपने समाप्ति का डर है, बिचौलिए समाप्ति का डर है, उनकी भी ये रोजी रोटी का काम था। और एक बात और है कि एक एमएसपी भी ख़त्म नहीं होगी। सरकार ने बिल्कुल कह दिया है क्लियर तौर पर कि एमएसपी की समाप्ति नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़ायदा एक देखते हैं आपने कि जब अनुबंध किया तो उस समय 50 रुपये था रेट, 50 रुपये, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, उदाहरण सिर्फ 50 रुपये रेट था जिस समय अनुबंध किया। जब और जिस समय फसल की कटाई हुई उस समय 40 रुपये पहुँच गया या 30 रुपये पहुँच गया, तो किसान को यहाँ क्या फ़ायदा होगा कि उस समय कितना भी कम रेट चल रहा हो उसको 50 रुपये ही मिलेंगे जितने में अनुबंध किया है। बेशक उस समय 25 चल रहा हो, 30 चल रहा हो, 40 चल रहा हो, परंतु अनुबंध करार 50 रुपये में किया गया था तो उसे 50 रुपये ही मिलेंगे। अब यहाँ किसान को क्या डर है कि ठीक है, अब 50 रुपये में हमने करार कर लिया, परंतु जब कटाई हो रही है अगर उस समय रेट बढ़ गया, 70 रुपये पहुँच गया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये डर भी है किसान को कि अगर रेट बढ़ गया तो हम घाटे में रहेंगे ना। तो इसी तरीके के बहुत सारे ये जो जितने भी या कोई भी ये शोषण वाला कि खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया, फसल ले ही ना, खरीदे ही ना, अनुबंध तो कर लें पर खरीदे ना, तो ये जो मुद्दे हैं इनके लिए स्थानीय स्तर पर एसडीएम यानी कि स्थानीय स्तर पर कौन करेगा, कौन इस विवाद के निपटारे करेगा, एसडीएम। परंतु एसडीएम के साथ साथ उनको जो गांव हैं, गांव के जो मौजूदा लोग हैं उनमें से किसी को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी जुड़ा रहेगा और वो कार्य करेगा, वो किसान का पक्ष रखेगा मेहनत से वो भी, क्योंकि किसान तो अब रोज़ टक्कर काट नहीं सकता। क्योंकि देखिए कोई भी काम है थोड़ा टाइम तो लगता ही उसे करने में, किसान के पास समय नहीं, उसे अपना घर और अपना खेत भी देखना है और फसल की तैयारी। तो जो वहाँ के मौजूदा लोग हैं उनको भी इस जो ये आप स्थानीय स्तर पर रखा है ना कि स्थानीय स्तर पर निपटारे में शामिल करना चाहिए। गांव के मौजूदा लोग प्रधान हो सकता है, और वो क्यों किसान के पक्ष में लड़ेगा, क्योंकि उसे अगर वो नहीं अब किसानों के पक्ष में रखता है तो भाई वोट नहीं मिलेंगे उसको, वोट कट जाएंगे उसके। चुनावी मतलब ये भी अपने आप में एक चुनावी है, तो चुनाव में अगर उसे वोट चाहिए तो वो उसको इतना यकीन होगा किसान को, हाँ मेरी तरफ जिससे जो खड़ा है वो मेरा पक्ष का आदमी भी है, कोई मेरा पक्ष रखने के लिए भी कोई है। क्योंकि यहाँ पे किसान क्या मान रही है कि एसडीएम है वो तो बड़े उन्हीं लोगों का साथ देंगे जिनके पास पैसा है, बड़े व्यापारी हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम इनको भी, ये जो मौजूदा लोग हैं गांव के उनको बुला सकते हैं। अब उनको क्यों विश्वास होगा कि वो हमारे पक्ष में बात करेंगे, किसानों को क्यों विश्वास होगा अपने गांव के मौजूदा लोगों पे, क्योंकि वो उन्हें वोट देते हैं। अगली बार नहीं वो करेंगे, अगर नहीं पक्ष में वो बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेगी, और उनको भी ये डर रहता है कि मुझे जीतना है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे कदम उठाकर हम इस एक्ट के माध्यम से या इस एक्ट में थोड़ा सा और चीज़ों को कर सकते हैं। बेसिकली देखिए कोई भी काम है, कोई भी बात है, उसका जो कंक्लूज़न निकलेगा, निष्कर्ष बात से ही बेहतर निकल सकता है। आपकी अपनी खुद की असली ज़िंदगी, असल रियल लाइफ में भी। अब तीसरा एक्ट क्या है? 2 एक्ट हमने देख लिए। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कमोडिटी एक्ट कब 1955 में ये लाया गया था, क्योंकि उस समय जो अनाज था वो भंडारण बहुत कर लिया जाता था। उस समय की स्थिति आप देखते हैं, हमारे देश को नई नई आज़ादी मिली थी, खाने के लिए भी इतना चीज़ नहीं था। एक हम अमेरिका वगैरह से खाने के लिए अनाज मंगाते थे। तो यहाँ पर एक ये टर्म याद रखिए, ये शिप टू माउथ इकोनॉमी, ये टर्म भी बहुत चर्चा में है। आपसे पूछ सकते हैं ये टर्म देखे कि किससे रिलेटेड है, क्यों चर्चा में आया ये शब्द। तो शिप टू माउथ यानी कि जहाज से सीधा मुंह में, यानी कि इसका अर्थ है कि जहाज में अनाज आता था लदकर, और उसके बाद हमारे देश में हम लोगों को अनाज की
मिलती थी, अनाज की पूर्ति होती थी और हम अपना पेट भरते थे। तो शिप टू माउथ इकोनॉमी थी काफ़ी समय तक, और हरित क्रांति लाई गई उस समय ही। और क्या हुआ कि जो बिचौलिए थे, यानी कि जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे या व्यापारी थे, वो भंडारण करने लगे और किसान से औने पौने दाम में खरीदते। इस एक्ट को लाया क्यों गया था, ये बात कर रही हूँ कि उस समय बहुत ज़रूरत थी कि अनाज की हम दूसरे देशों से लेते थे, आयात करते थे इतने, और वो भी ख़राब अनाज होता था, इतना अच्छा भी नहीं होता था, इतना सेहतमंद भी नहीं होता था। तो क्या करते थे व्यापारी, औने पौने दामों में खरीद लिया किसान से, और वो अपने गोदामों में स्टॉक करते रहे और उसके बाद जब दिखा कि हाँ अब मंडियों में अनाज नहीं है, तब बेचा उन्हें ऊंचे ऊंचे दामों पर। इस कारण से इस मनमानी को रोकने के लिए कमोडिटी एक्ट आया था 1955 में, कि आप इस एक मात्रा तय की गई थी, एक स्तर, कि इस स्तर से ज़्यादा अगर आपने भंडारण किया तो आप सजा के जो हकदार है, या प्रावधान जो किया गया है सजा के, वो आप पर ये तलवार लटका दी गई कि आप इससे ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी, जो भी इसमें सज़ा के प्रावधान है आपके लिए। परंतु वर्तमान समय में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास कृषि अधिशेष बचता है, यानी कि कृषि सरप्लस में रहती है, अधिशेष बचता है। तो इस कारण से सरकार ने कहा कि अब तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए सरकार ने ये जो आवश्यक वस्तु थी, अनाज, खाद, तेल, दालें, आलू, प्याज एक्सेट्रा आदि वस्तुओं को इस क्षेत्र से, उसके ऊपर जो ये कमोडिटी एक्ट की तलवार लटकती थी, उस जो तलवार लटका रखी थी ना, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया कि अब ऐसी स्थिति ही नहीं है, तो क्यों रखा जाए इस एक्ट को। ये तलवार हटा दी गई है, पहले तलवार लटका रखी थी, अब हटा दी गई है। तो सरकार ने क्या कहा है कि कृषि उत्पाद सरप्लस में है। सरकार का पक्ष सुनिए, सरप्लस में कृषि उत्पाद का अधिशेष बचता है। कोल्ड स्टोरेज व प्रोसेसिंग की कमी के कारण किसान उचित मूल्य नहीं पाते। हमारे यहाँ आप देखते हैं ना, वर्तमान समय में इतने आधुनिक तरीके के भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। एक तो जो किसान हैं, कुछ गांव में किसान के पास में ही, यानी कि अगर उसे कोल्ड स्टोरेज में जमा करवाने जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। और जो वो कोल्ड स्टोरेज हैं वर्तमान समय में, वो इतने आधुनिक नहीं हैं जैसे बाहर के देशों में है। तो अभी उनका भी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है कि जो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज हो वो पूरी तरीके से आधुनिक होने चाहिए। तो क्या कहा है कि कृषि उत्पाद सरप्लस में है, कोल्ड स्टोरेज व प्रोसेसिंग की कमी के कारण किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाते, और जब भी जल्दी खराब होने वाली फसल अधिक होती है, देखिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उन्हें जल्दी बेचना आवश्यक होता है, तब आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण भारी नुकसान होता है। अब इसमें क्या कहा गया आप समझिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, और हमारे देश के जो किसान हैं उनके पास इतनी भंडारण की क्षमता नहीं है, और ना आधुनिक तरीके के भंडारण हैं, शीत भंडारण भी नहीं है किसान के पास। तो उनकी फसल क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है, और जो ये व्यापारी हैं वो खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन पर तो इस एक्ट की तलवार लटका रखी है। तो वो एक्ट की तलवार लटकी हुई है, इस वैसे देखिए खरीद लेते हैं, वो ब्लैक मार्केट चीज़ें अब भी चलती हैं, पर वो देखिए चलती तो हैं, आप सब जानते हैं, हम और आप जानते हैं, पर सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है ना। अब ये बात उठती है जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो इन चीज़ों पर कड़े तरीके से निगरानी करे कि कोई इस तरीके का कार्य कर तो नहीं रहा। तो यहाँ सारा काम केंद्र सरकार के स्तर से हट जाता है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन, शासन, सरकार है, उनका अपना कार्य शुरू हो जाता है। बेसिकली सबको पता होता है कि कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। तो अगर हम अपने उसमें पारदर्शिता ले आए तो ये सारी कमियां भी, ये जो इस एक्ट में कमियां गिनाई, किसानों का डर है वो भी दूर किया जा सकता है, और जो कमियां उनको भी दूर किया जा सकता है।
तो इस कारण से, क्योंकि किसान के पास तो भंडारण की क्षमता है नहीं, ना आधुनिक भंडारण है इतने उसके पास कि इतने भंडारण हैं, उसके पास तो ज़मीन ही इतनी छोटी होती है, भंडारण के लिए कहाँ से जगह लाएगा। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। अभी हमारे जो किसान हैं वो मालिक नहीं बने हैं कि गाड़ी में बैठ के आए और काम करवाएं, नहीं, अभी तो उन्हें खुद ही मजदूर बनकर कार्य करना पड़ता है। परंतु आशा है कि बहुत अच्छी चीज़ें हों, बहुत तरक्की करें हमारे किसान, क्योंकि ये हमारे देश की बहुत एक मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं। तो इस कारण से वो फसल जो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये व्यापारी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके ऊपर कमोडिटी एक्ट की तलवार लटकती रहती थी। इस कारण से सरकार ने ये रीज़न दिया है इस एक्ट को की समाप्ति का, ये जो भंडारण के लिए एक मिनिमम कहा था ना कि इतना होना चाहिए, इसकी समाप्ति के लिए सरकार ने रीज़न दिया है। परंतु एक बात भी कहिए, युद्ध या आपदा के समय, अगर युद्ध की स्थिति है या आपदा की स्थिति है तो सरकार पुरानी व्यवस्था लागू कर सकती है। उस समय सरकार ये कह सकती है कि आप ये जो आप फसल रखते हैं रिजर्व में ये ना रखिए, क्योंकि उस समय सरकार पुरानी वाली व्यवस्था लागू कर सकती है। तो यहाँ पर ये बात सरकार ने सीधे तौर पर कह दी है कि वो पुरानी वाली व्यवस्था लागू कर सकती है युद्ध या आपातकालीन किसी भी स्थिति में। किसानों का क्या डर है, बड़ी बड़ी कंपनियां गोदामों के भंडारण के बाद में ऊंचे दामों पर बेचेंगी। किसानों के ये डर है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भंडारण कर लेंगी इनका, और उसके बाद किसानों से वही वाला डर कि कम दामों में खरीदेंगी और भंडारण करके उसके बाद जब मार्केट में चीज़ें नहीं रहेंगी तो उन्हें बड़े बड़े दामों पर, ऊंचे दामों पर बेचेगी और इससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था। उन्हें पौने दामों में खरीदते थे व्यापारी और फिर बड़े स्तर पर दाम लगाकर बेचते थे जब मार्केट में चीज़ें नहीं रहती थी। तो आई होप कि आपने ये सारा समझ लिया होगा। कोशिश तो करिए कि आपको समझाया जा सके। आप यूपीएससी के लिए कैसी ज़रूरत है इसको समझने की, क्योंकि एक्ट लाया जाता है उसमें पक्ष विपक्ष तर्क बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, परंतु आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको किस तरीके से उसको समझना है, आपके लिए उसको किस तरीके से समझना ज़रूरी है। तो कोशिश ये की गई है कि आप उस तरीके से समझें। अगर आपको लिखने के लिए आता है इनके बारे में तो आप लिख सकें एस्पिरेंट्स की तरह, क्योंकि सरकार भी अपनी है, किसान भी अपने हैं और हम उनके बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। तो हमें अपना जो नज़रिया है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि किसान की भी वो बताई जाए कि उनका ये है, और जो उनका डर है किसानों का उसको भी दूर किया जाए। तो बेसिकली हम मध्यस्थ का कार्य करते हैं, तो हमें उस नज़रिए से ही किसी भी मुद्दे को देखना होता है। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हुई होंगी। चलिए इतना ही रखते हैं फिर, धन्यवाद।